चलिए, वीडियो कट गया था, इसको फिर से ऐड कर दिए। तो एक चीज मैं बता रहा हूँ कि देखिए, क्या है ना कि क्या बोल रहा था, हाँ, जब भी आप ऑनलाइन क्लास करें तो 20 मिनट का सबसे पहले क्या करें, 20 मिनट तक एक साथ क्लास करें। देखिए, 20 मिनट से ज़्यादा जैसे ही होता है तो आपको एक ब्रेक लेना है 2 मिनट का। ऑनलाइन क्लास कभी भी 20 मिनट से ज़्यादा मत देखिएगा, क्योंकि आंखें खराब हो सकती हैं। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, बाहर टहलिए थोड़ा, फिर माइंड फ्रेश होकर पढ़िए। ठीक है, 2-2 मिनट का ब्रेक लीजिए और आंख को बंद करते रहिएगा, बीच में बंद कीजिए खोलिए, बंद कीजिए खोलिए, आंख की पलकों को झपकाइए, नहीं तो आंख खराब हो जाएगा। चलिए, क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो ये सब बताना आपके लिए जरूरी है। राष्ट्रवाद की अवधारणा और उसके प्रमुख तत्वों का विस्तार से विश्लेषण कीजिए। इंग्लिश में एनालिसिस इन डिटेल द कॉन्सेप्ट एंड मेन एलिमेंट ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि आप अपने राष्ट्र के लिए कितना निष्ठावान है, इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे प्रभावशाली और व्यापक विचारों में से एक है। सामान्य अर्थ में राष्ट्रवाद वह भावना है जिसके द्वारा किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने आप को एक साझा पहचान के रूप में अनुभव करते हैं और उस पहचान की रक्षा तथा उन्नति के लिए संगठित होते हैं। मतलब अपने देश की एकता के लिए संगठित होते हैं, अपने देश की उन्नति के लिए। ठीक है, और यह केवल राजनीतिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह एक गहरी भावना है जो अपने राष्ट्र की आगे बढ़ने की भावना से प्रेरित है और लोगों को एकता, निष्ठा, बलिदान के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, लेकिन वास्तव में क्या आप अपने राष्ट्र के लिए इतने करते हैं? बहुत कम लोग हैं। राष्ट्र यानी कि हमारा देश, नेशन, और राज्य में अंतर समझना आवश्यक है कि राज्य क्या है और राष्ट्र क्या है। आपको मालूम है कि राष्ट्र सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चेतना पर आधारित समुदाय होता है हमारा, जबकि राज्य क्या है, उसका एक भाग है, मात्र एक छोटा सा संस्था है। ठीक है, जैसे कि झारखंड, बिहार, यूपी, तमिलनाडु, ठीक है, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, ये सब क्या है, एक संस्था है। और राष्ट्र क्या है, एक बड़ा सा हमारा सांस्कृतिक, कल्चरल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बसा हुआ कम्युनिटी है। ठीक है, जब राष्ट्र अपने राजनीतिक संगठन की मांग करता है, ठीक है, यानी कि हम लोग भाई राजनीतिक रूप से एक रहे, ठीक है, हम लोग राष्ट्रवाद उत्पन्न होता है, मतलब कि अपने राष्ट्र के लिए एकता। ठीक है, इसलिए राष्ट्रवाद का मूल उद्देश्य है स्वशासन और स्वतंत्र राज्य की स्थापना माना जाता है। ठीक है, राष्ट्रवाद के कई महत्वपूर्ण तत्व हैं, जैसे कि पहला तत्व क्या है, साझा इतिहास, यानी कि पूरा भारत का इतिहास एक है। ठीक है, किसी भी राष्ट्र के लोग अपने अतीत की घटनाओं, संघर्षों और उपलब्धियों को साझा स्मृति के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे उदाहरण लिख सकते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता भारत का एक साझा इतिहास है। ठीक है, यही इतिहास उन्हें एक साथ जोड़ता है। भारत में स्वतंत्र आंदोलन इसका उदाहरण है। आप बोलिएगा भैया, जो क्लास 12th में हम लोग पढ़े थे सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, या क्लास 10th में पढ़े थे, जो भी पढ़े थे आप, ठीक है, दांडी यात्रा वगैरह, जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो क्या भारत के सभी राज्यों में पढ़ाया गया था? बिल्कुल, भारत के जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, सब में पढ़ाया जाता है एक ही टॉपिक। ठीक है, ताकि क्या बने रहे, यूनिटी बनी रहे। आप क्लास 10th में जो मैथ पढ़े थे, याद है आपको? त्रिकोणमिति पढ़े थे, ठीक है, और क्या क्या पढ़े थे? तो आपने क्षेत्रमिति पढ़ा था, वास्तविक संख्याएं पढ़ी थी। ठीक है, ये सब पूरे के पूरे भारत के सभी राज्यों में और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में पढ़ाया गया था। इससे क्या होती है, एकता आती है, यूनिटी आती है। समझे बात को? हाँ, भाषा अलग अलग हो सकता है, जैसे तमिलनाडु है तो वहां पे तमिल में पढ़ाया जाएगा, कर्नाटक है तो कन्नड़ में पढ़ाया जाएगा, गुजरात है तो गुजराती में पढ़ाया जाएगा, आंध्र प्रदेश है तो तेलुगु में पढ़ाया जाएगा। समझ रहे हैं ना? उड़ीसा है तो उड़िया में पढ़ाया जाएगा, लेकिन टॉपिक वही रहेगा। ये क्या करता है, सभी को एक साथ साझा इतिहास देता है, राष्ट्र में एकता लाता है। ठीक है, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन इसका उदाहरण भी है। हाँ, स्वतंत्रता आंदोलन, वही बोले जालियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ रहे हैं तो सब बच्चे वही पढ़ रहे हैं। समझे, इतिहास एक है हम लोग का। दूसरा है क्या, सांस्कृतिक एकता, हम में कल्चरल यूनिटी है, हमारी भाषा, ठीक है, परंपरा सबकी अलग है, फिर भी मतलब भारत एक ऐसा देश है ना, अजूबा देश है, जो विश्व में जिसकी हर एक राज्य की अपनी भाषा है, हर एक राज्य का अपना धर्म है, मतलब साहित्य भी हर का अलग अलग है। ठीक है, हमने इतनी विविधता है, फिर भी हम में एकता है। ठीक है, भारत ही एक ऐसा राज्य है पूरे विश्व में कि
बहुत सारे भिन्नता है हम में, फिर भी हम आपस में एक बंधे हुए हैं। ठीक है। तीसरा तत्व है भौगोलिक एकता। एक निश्चित क्षेत्र रहने वाले लोगों को उस भूमि की, जहां से भी आप रहते हैं, लगाव हो जाता है। आपको अपनी मिट्टी याद आने लगती है, आप बाहर काम करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। ठीक है, तो आपको आपका गांव, आपका याद आने लगता है। ये क्या है? आपको भौगोलिक एकता है। ठीक है। नेक्स्ट, चौथा तत्व क्या है? राजनीतिक आकांक्षा। ठीक है, पॉलिटिकल एस्पिरेशन। राष्ट्रवाद केवल भावना नहीं बल्कि राजनीतिक लक्ष्य भी है, अर्थात स्वशासन। ठीक है, संप्रभुता, स्वतंत्रता प्राप्ति हमारा एक लक्ष्य है। आधुनिक काल में राष्ट्रवाद का उदय विशेष रूप से 19वीं शताब्दी में यूरोपीय, जहां पे इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ। ठीक, और भारत में राष्ट्रवाद औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख आधार बन गया। इस तरह से आप लोग बताइएगा डिटेल में। ठीक है, मैं अब डायरेक्टली क्वेश्चन सब दिखा देता हूं। राष्ट्रवाद के प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। राष्ट्रवाद के कौन कौन से प्रकार हैं, इन सभी को विस्तार से बताइए। ठीक है, विस्तृत वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, ये सब आपको ऐप में दिया गया है, और जो लोग ऐप नहीं परचेज किए वो लोग क्वेश्चन को देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को रोक के। ठीक है, क्योंकि जिनको नहीं चाहिए तो फिर मैं जबरदस्ती तो नहीं लेने बोलूंगा ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देख लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रवाद के गुण और दोषों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। अब देखिए, हम लोग अपने राष्ट्र की भलाई चाहते हैं। इसका गुण अच्छा है कि हम लोग अपने देश की भलाई चाहते हैं भाई। इसका बुरा नुकसान क्या है कि हम लोग अपने देश की भलाई चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि दूसरे देश का भी भलाई हो। मतलब अगर दूसरे देश का नुकसान भी झेलना पड़े फिर भी हमको अपने देश बचाना है। ठीक है, चाहे हमारा देश गलत ही क्यों ना हो। तो इस तरह से आलोचना होता है। ठीक है, कि हम लोग अपने देश को आगे बढ़ाने के चक्कर में दूसरे देश को पीछे ढकेल देते हैं। ठीक है, यूनिट 2, उदारवाद की अवधारणा और उसके मूल सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। देखिए, ये सभी क्वेश्चन जो भी दिए जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में रिलेवेंट है, आने की संभावना रखती है। ठीक है, एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉन्सेप्ट एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म। ओके, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, तो आ जाओ। हाँ, नव उदारवाद। नव उदारवाद, न्यू लिबरलिज्म क्या है, इसके प्रमुख तत्वों की विश्लेषण कीजिए। तो अभी मैंने बताया कि 20वीं शताब्दी जहां पे हर राज्य एक दूसरे राज्य में जाकर के अपना सामान बेच सकता है। ठीक है, एक मुक्त बाजार बनता है, विश्व बाजार बनता है। ठीक, और भारत में यह नीति कब अपनाई, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत में नव उदारवाद को 1991 में अपनाया गया। कब? 1991 में। इसी को नई आर्थिक नीति भी कहते हैं। ठीक है, नई आर्थिक नीति 1991 में अपनाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, चलिए, नई आर्थिक नीति कहा जाता है 1991, नव उदारवाद भी कहा जाता है। नेक्स्ट, उदारवाद और नव उदारवाद में क्या अंतर है ये बताना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यूनिट 3 से, मार्क्सवाद की अवधारणा। ठीक है, मार्क्सवाद की अवधारणा और उसके मूल सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन करना है। एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉन्सेप्ट एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म। ठीक है, देखिए, मार्क्सिस्ट कार्ल मार्क्स, ये इस पे आधारित है। कार्ल मार्क्स का आप थोड़ा सा फिलोसफी देख लीजिएगा, कार्ल मार्क्स का जीवनी यूट्यूब पे। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि कार्ल मार्क्स शुरू से ही एक वर्ग संघर्ष के, मतलब जो होता है पूंजी वर्ग गरीब वर्ग को सता रहा है या उसका शोषण कर रहा है, उस चीज को बहुत ज्यादा ये इंडिकेट किए। ठीक है, और इसी पे पूरा का पूरा इनका क्वेश्चन रहता है। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। ठीक है, वर्ग संघर्ष मतलब मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास मूलतः वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ठीक है, जिसमें दास और स्वामी, सामंत, कृषक, पूंजीपति और मजदूर हर युग में दो विरोधी वर्ग रहे हैं। जैसे कि पूंजीवाद में उत्पन्न के साधन पर पूंजीपतियों का नियंत्रण है, मतलब जितने भी बड़े बड़े आदमी हैं, और मजदूर उनके लिए श्रम करते हैं, मजदूर उनके लिए काम करता है। ये भी बात सही है। यही असमानता संघर्ष को जन्म देती है। फिर एक दिन मजदूर क्या करता है, विद्रोह करता है कि नहीं, हमारा शोषण हो रहा है। ठीक है, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। ठीक है, ये सब पढ़िएगा, मजा आएगा। आगे देख लेते हैं, मार्क्सवाद के गुण और दोषों का मूल्यांकन करें। तो देखिए, हर एक चीज का
इफेक्ट भी होता है और साइड इफेक्ट भी होता है। तो मार्क्सवाद का भी कुछ अपना इफेक्ट भी है और साइड इफेक्ट भी है। अब आता है नारीवाद। नारीवाद की अवधारणा किस पे आधारित है कि महिलाओं की समानता की बात हो, चाहे हर एक फील्ड में, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, ठीक है, खेल के क्षेत्र में हो, चाहे सेना के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, हर एक फील्ड में नारी की पुरुषों के बराबर समानता हो। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? नहीं। अब बोलिएगा भाई कैसे पॉसिबल नहीं? शादी के बाद महिलाएं पुरुषों के घर जाती हैं, ठीक है, जाती हैं। अब बस बोल दीजिए शादी के बाद पुरुष भी महिला के घर जाएगा क्या? नहीं, किसी को ना किसी को तो आना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो हर चीज समानता नहीं मिल सकती है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मतलब ये समानता ही है, लेकिन क्या करें, कुछ कुछ चीजें को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे कि शादी के बाद महिलाओं का पुरुषों के घर जाना, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जिसको आप भी खुद से दिमाग लगाइएगा, इसलिए मैं भी बोला था कि अपना दिमाग भी प्रयोग करना है इसमें, ठीक है। नारीवाद के विभिन्न प्रकारों का विश्लेषण करें, एनालाइज या एनालिसिस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म, जिसमें आप उदारवाद, लिबरलिज्म की बात कर सकते हैं, ठीक है। समाजवादी और मार्क्सवादी नारीवाद के बारे में बात कर सकते हैं। उग्र नारीवाद, ठीक है, काली का रूप, चंडी का रूप और उत्तर नारीवाद, इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद आ जाता है, पोस्ट मॉडर्निज्म की अवधारणा, राजनीति में उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। ओके, आगे देख लेते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन और यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है। देखिए जो लोग पास लिए वो लोग पढ़ लीजिएगा, वो जो लोग नहीं लिए क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। और माइनर पेपर हिस्ट्री ही होगा मैक्सिमम लोगों का, या तो हिस्ट्री होगा या हिंदी होगा, ठीक है। मैं माइनर पेपर का वीडियो जल्दी लाऊंगा, कल तक सब डाल के ख़त्म कर दूंगा। यूट्यूब पे आप लोग सर्च कीजिएगा, सेमेस्टर 6 का एक दिन आप लोग को सिलेबस दिखा दूंगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, जोहार।